हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे डांस का बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर के साथ। आज के वीडियो में कंप्लीट हम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चाहे आपका जीके चेस का क्वेश्चन हो, चाहे आपका लैंग्वेज का, चाहे आपका डांस का, टोटल 150 क्वेश्चन का पूरी कंप्लीट तरह से हम ऑफिशियल आंसर के साथ आज कंप्लीट करने वाले हैं। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें देखा गया है जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। चाहे आपका जीके जीएस हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे डांस का पेपर हो। इसलिए हमने 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। तो बस लास्ट तक बने रहना और ट्राई करना सारे क्वेश्चन को आंसर देने का। एक तरह से आप मॉक टेस्ट समझना और हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एमपी या किसी भी डांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। एक आइडिया लगता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप चाहते हो कंप्लीट नोट्स लेना तो आपको 3000 से ज़्यादा आपके सिलेबस अकॉर्डिंग डांस के सिर्फ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई भी डांस का पेपर हो, एनफ रहेगा एग्जाम को पास करने के लिए। साथ में आपका टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर फोकस करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, आपको प्रॉपर गाइड के साथ सब कुछ बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है। सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स आपको मिलेगा। साथ में आपको बता दूं कि आपने यूट्यूब पे बीपीएससी टीआरई 3 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हमने यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करके उस वीडियो को भी देख सकते हो। और बहुत जल्द बीपीएससी टीआरई 1 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जो 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और आप ट्राई करना कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का आंसर देने का और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, इन दिस स्कूल ऑल डैश स्टूडेंट आर गिवन फ्री एजुकेशन। पहला ऑप्शन है एन, ए, डी, मोर देन वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। जो भी आंसर मैं टिक आउट करूंगा वो सारे आंसर आपके ऑफिशियल होंगे। कोई मैं अपने मन से आंसर नहीं बताने वाला, तो कोई भी क्वेश्चन डाउट में मत रखना। जो आंसर बताऊंगा उसे ऑफिशियल मानना और वही आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। सेकेंड क्वेश्चन, आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डैश एक्ट्रेस। पहला ऑप्शन ए, एन, डी, वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रिवर। पहला ऑप्शन वे ऑफ बंगाल, गोदावरी, गंगा, वन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। इनमें से ऐसा कौन सी नदी है जो नदी नहीं है। तो याद रखिएगा, जो बे ऑफ बंगाल है एक नदी नहीं है, एक खाड़ी है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है। तो उसे नदी नहीं कहते। जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब कोई जाता है वो नदी नहीं कहलाती है, एक खाड़ी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ये नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ड्राइंग रूम। मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन वॉशिंग मशीन, चिमनी, सोफा सेट, वन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन काफी आसान है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा ड्राइंग रूम का पार्ट नहीं है, तो वॉशिंग मशीन आपके ड्राइंग रूम में नहीं होता है, चिमनी भी आपके ड्राइंग रूम में नहीं होता है। सिर्फ एक ऑप्शन है सी, जो आपके सोफा सेट ड्राइंग रूम में हो सकता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हो जो एग्जाम में लैंग्वेज का पेपर होता है आपको ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा मैसेज आ रहा था क्वेश्चन कैसा रहेगा लैंग्वेज पेपर में। और एक बात, 30
क्वेश्चन होते हैं आपके लैंग्वेज से, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से होंगे और 22 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 8 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, जिसमें से आपको 8 मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद आपका जो 120 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग और आपका मेन सब्जेक्ट, वो पेपर आपका चेक होता है। तो आपका आउट ऑफ 30 8 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी जाकर आपका पेपर आगे चेक होगा। इसलिए लैंग्वेज पेपर को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि टीआरई 3 में लैंग्वेज पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का आया था, बहुत को कंफ्यूज किया था, बहुत लोग पास भी नहीं हो पाए थे। इसलिए इसको भी आपको हल्के में लेकर नहीं चलना है। इस वजह से मैं आपको लैंग्वेज पेपर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, टुडे इज संडे, द डे बिफोर यस्टरडे वाज। आपको बताना है कि अगर आज संडे है तो उससे पहले यस्टरडे कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। आपको कंफ्यूजन ना हो तो सबसे पहले इससे आप नोट डाउन कर सकते हो कि आज आपका संडे है, द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे आपका हो गया सैटरडे, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे आपका सैटरडे हो गया, उसके पहले कौन सा दिन था, तो उसके पहले आपका फ्राइडे आता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आसानी से आप पेपर पे लिख कर बनाओगे, आसानी से आप इसका आंसर बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर कम आफ्टर द मंथ ऑफ। नवंबर किस महीने के बाद आता है, आपको ये बताना है। सितंबर, दिसंबर, जनवरी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में नवंबर किस महीने के बाद आता है, तो आपका अक्टूबर के बाद नवंबर आता है और अक्टूबर इन ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हस्बैंड ब्रदर इज। हस्बैंड के भाई आपके क्या हुए, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, हस्बैंड का जो ब्रदर होता है वो आपका ब्रदर इन लॉ लगता है। आपके कजिन हो नहीं सकते, ना आपका बेटा हो सकता है, एक ही हो सकता है ब्रदर इन लॉ, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगाओगे आसानी से आंसर बता पाओगे। अगला क्वेश्चन है मदर्स पेरेंट आर। जो आपके माता होती हैं उनके पेरेंट्स कौन है आपके। सन इन लॉ, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे मम्मी के साइड से उनके पेरेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। जो हमारे, आप नाम से भी देख सकते हो, एम से मदर, एम से मैटरनल, ठीक है। फादर होते हैं तो फादर के साइड से हम उसे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। तो अगर मदर्स पूछे तो आपका ऑप्शन बी होगा, फादर्स पूछे तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है मदर्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, उस क्वेश्चन को हम फिर से वेरीफाई करेंगे, फिर से क्रॉस चेक करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी आंसर बता रहा हूँ आपका ऑफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है। ऑप्शन पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पढ़ते रहित पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है भाषा की उपयुक्त परिभाषा क्या है। भाषा की आपकी उपयुक्त परिभाषा बताना है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना हम आंसर बताएंगे आपको कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो हम विचार या भाव प्रकट करने की साधन को हम भाषा कहते हैं। जो आप बोलते हो, अपने आइडिया को शेयर करते हो, अपने इमोशन को शेयर करते हो, उसी को कहते हैं भाषा। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा।
स्वर कितने के प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हिंदी में 2 तरह के स्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर कौन सा है? अ, आ, छोटी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगर आपका ग्रामर ठीक है तो आप आसानी से बता सकते हो। अगर आपका ग्रामर ठीक ना हो तो थोड़ा बहुत आप गेस कर सकते हो और आप तुक्का लगा सकते हो कि इसका आंसर ये होना चाहिए। लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इतने कुछ क्वेश्चन के लिए आप ग्रामर लेके बैठ जाओ और अपना सारा टाइम वेस्ट करो। ऐसा बिल्कुल मत करना। लैंग्वेज के लिए अलग क्लासेस मैंने यूट्यूब पर कराई हुई है, जाकर उसे भी देख सकते हो प्ले लिस्ट में। बाकी एग्जाम से पहले आपको मैं लैंग्वेज का क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो बस अगर आपने नोट्स लिया होगा तो नोट्स में मैंने आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लैंग्वेज के दिए हुए हैं। साथ में आपको 8 से 10 लैंग्वेज के सेट दिए हुए हैं। अगर आप उसे भी सॉल्व कर लेते हो तो एनफ रहेगा आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आउट ऑफ 30 आपको 8 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं अगर आप उसे कंप्लीट कर लेते हो तो। लेकिन कभी भी मेरे अकॉर्डिंग आप ग्रामर का बुक लेकर बैठ मत जाना टाइम वेस्ट करने, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए सही नहीं रहेगा। क्योंकि जितना टाइम आप उसमें दोगे उतना टाइम अगर आप मेन सब्जेक्ट और जीके जीएस में देते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्वेश्चन में पूछा गया था, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 8 भागों में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? जो अल्प प्राण साउंड होती है वो होती है आपकी च। ठीक है, जब आप च बोलते हो तो अल्प प्राण की साउंड उत्पन्न होती है। घोष ध्वनि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। स्पर्शी व्यंजन कौन है? प, फ, म, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, स्पर्शी व्यंजन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। अग्नि शब्द का विश्लेषण क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, प्रकम्पी व्यंजन कौन होता है? देखो, ग्रामर हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मॉडरेट लगता है क्योंकि मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया है। तो इसमें जो चीज़ के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हो तो उस पर आपको ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए ना बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं होता कि कौन से व्यंजन क्या होता है। आज याद करता हूँ, 2-4 दिन बाद भूल जाऊँगा, क्योंकि वो मेरे सब्जेक्ट का नहीं है और उसे मैं डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे याद नहीं रहता। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अर्ध स्वर कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, अर्ध स्वर होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। चौर का व्यंजन कौन है? राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एक से अधिक। क से केकी, ख से पिहंग, क से खग, घ पिक विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के लिए प्राय आपको ये बताना है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो और मुझे बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। थोड़ा सा इसमें टाइम ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑफिशियल आंसर के साथ। आपको चुनना है विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है, मतलब कौन सा युग्म सही है, आप इन ऑप्शन में से आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपके अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है, ये कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे ये काम संभव नहीं है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखो, क्वेश्चन जितना हर क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, इससे आपका फ़ायदा होगा। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो एक तरह से।
आप अपने कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक मनोबल आपका बढ़ सकता है, एक प्लस पॉइंट आपका बढ़ेगा। तो सबको ट्राई करो आंसर बताने के लिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई। इनमें से कोई भी ऐसा वाक्य नहीं है जो आपका अशुद्ध है, मतलब सारे वाक्य आपके सही हैं। रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का वेद नहीं है? उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन 25, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं उनार्थक शब्द, ऑप्शन नंबर ए। जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे बुलाया ना गया हो उसे हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, आपको ये बताना है। ऐसा कई बार हुआ होगा जो आपको बुलाया ना गया हो और आप वहाँ पहुँच चुके हो, तो उसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो फिर भी वो टपक गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ऐसी संज्ञा जिसका आप माप तौल करते हो, वेट करते हो, उसे कहते हैं परिमाण वाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद याद रखिएगा, रचना के आधार पर जो जल है एक तरह का रूढ़ शब्द आता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग, एक तरह का ये दोहा है और कौन सा अलंकार है इस दोहे में, आपको ये बताना है। ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, रूपक अलंकार है। तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद हम जनरल स्टडीज के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आएंगे। लेकिन मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है आपके यूट्यूब पे, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें बोर्ड चाहिए। तो मैं आपको बस आंसर बताते चलूँगा। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आप मैथ क्वेश्चन, काफ़ी माइनर चांसेस होते हैं क्वेश्चन रिपीट होने का, तो उसे अब हम स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन स्किप करना सही नहीं रहेगा। तो हम बस आपको क्वेश्चन का आंसर बताते मैं चलूँगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, तो वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके तब आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो आपके पे डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आप आंसर मैच कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ कि 5 बलों और जो 5 बॉल होता है, 18 गेंदों की कीमत 6500 है। तो 2 बॉल और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। तो एक बल्ला और एक गेंद की कीमत क्या होगी? मतलब 5 बैट हैं और 18 जो बॉल है उनकी कीमत 6500 है, और 2 बैट और 20 गेंदों की कीमत 4200 है। तो एक बैट एक गेंद की कीमत क्या होगी? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, 850 रुपया बैट और 125 रुपया बॉल। क्वेश्चन नंबर 32, आपको बताना है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 रुपये में बेच देता है। तो आपको बताना है कि इसको कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वो निकाल के पाओगे कि इसको 33.33% इसको प्रॉफिट होता है एक दुकानदार को, जब वो वस्तु को 615 में खरीद कर और 1820 में बेचता है, तो उसको 33.33% प्रॉफिट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक हैकर
पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 के बीच संख्याओं में से एक है। मतलब एक हैकर है, एक इंसान का जो एटीएम पिन होता है, वो जो 2 अंक होते हैं, वो 3 से 8 नंबर के बीच का संख्या होता है। लेकिन चौथा अंक 0 या 9 हो सकता है। तो उस हैकर का पिन पता करने के कितने प्रयास करने पड़ेंगे? मतलब उसको फाइंड करना है और एटीएम पे ट्राई करने के लिए कि कौन कितनी बार अलग-अलग डिजिट नंबर लगाएगा, तो एक राइट एटीएम पिन मिल जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा 720 बार उसको ट्राई करना पड़ेगा। अलग-अलग नंबर को डायल करने के बाद उसे 720 प्रयास करेगा, तब जाकर एक राइट उसमें से कोई एक हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी आपकी 720 है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 12 वर्ग 5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो याद रखिएगा, इसे जब आप फाइंड करोगे तो आपको 7 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, 50 संख्या दी हुई है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है और इस तरह प्राप्त संख्याओं को माध्य -3.5 है, जो उसका मीडियन जो अंक निकल के आता है -3.5 आता है। तो दी गई संख्याओं का मीडियन क्या होगा? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 56.5। अगला क्वेश्चन है, दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि 12 भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो दोनों की भाइयों की उम्र क्या होगी? तो इसी से आप सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बात आपको फिर से यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ, जो मैंने नोट्स आपको शेयर किया हुआ है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिए गए हैं, जिसमें आप जीके जीएस मैथ रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप इतना भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आसानी से आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। एक बात यहाँ से और क्वेश्चन बनता है मेरे पास कि मैथ मुझे नहीं आता तो मुझे क्या करना चाहिए? तो याद रखना, अगर आपको मैथ नहीं आता है तो मैथ आप स्किप कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपको मैथ का कुछ भी नहीं आता, जो मैक्सिमम कैंडिडेट है उनको कंफ्यूजन होता है डांस के कैंडिडेट को, तो आपको मैथ में स्किप कर देना है, क्योंकि मैथ का जो रेशियो होगा मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिलेबस अनलिमिटेड है, आप चाहकर भी उसे कंप्लीट नहीं कर सकते हो और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आप आइडिया भी लगा नहीं सकते हो। बीपीएससी एक फ़ायदा देता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आपको क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आप उस क्वेश्चन को तुक्का लगा सकते हो, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। पॉसिबिलिटी जो आपको लगे, जो आपके मन को लगो, जो आपको ऑप्शन जो आपको पसंद आ जाए, उस ऑप्शन के साथ जा सकते हो, या भगवान के नाम पे भी तुक्का लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है मैथ के बारे में तो उस पर टाइम अपना वेस्ट मत करना, ये मेरा सजेशन है। तो क्वेश्चन 36 का आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 37 पे। तो एक ये क्वेश्चन है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन बी, 1/n। क्वेश्चन नंबर 38, मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण क्या है? अगर आपने समीकरण बनाए होंगे, आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, x² - 3x - 4 = 0। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? यहाँ से आपके जीके जीएस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और आप ट्राई कर सकते हो हर क्वेश्चन को आंसर बताने का और क्वेश्चन को याद करने का, क्योंकि जीके जीएस क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है L1, L2, L3, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, L1। अदरक एक भूमिगत ताना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो अदरक होता है एक भूमिगत तना होता है, लेकिन जड़ नहीं होता। इसके पीछे रीजन है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन आपके जीएस से है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है एफ एल 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर कार्य क्या करेगा?
जो उत्तल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो अगर आप इसे पानी में डुबोते हो तो क्या कार्य करेगा, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 42, आपको बताना है कि हाली दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। दृष्ट वस्तु को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोणों को देखा नहीं जा सकता है। ये इसलिए होता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अधिकतर प्रकाश जो होते हैं वो बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, इस वजह से आप उस कोहरे को देख नहीं पाते हो। क्वेश्चन नंबर 43, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में कौन सा गुण नहीं बदल सकता। मतलब जब एक लाइट जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रवेश करता है तो उनमें कौन सा क्वालिटी होता है जो चेंज नहीं होता, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आवृत्ति, आयाम, वेग, एक सदिक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जो आवृत्ति होती है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। इस क्वेश्चन को याद रखना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की जो चाल होती है वो C/137 होती है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था स्टेट का पेपर और आपका डांस का पेपर में आसमान जमीन का अंतर है। स्टेट आपका आसमान है और बीपीएससी आपका जमीन। तो आपको आसमान से जमीन पर उतरना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जमीन पे आपको रहने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एक कृष्ण का एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण होता है, जबकि T/3 के तापक्रम कर लिया जाए तो उसे विकिरित ऊर्जा कितने प्रति वाट वर्ग मीटर में होगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, E/81, जो आपका ऑफिशियल आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से है कि अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो क्या है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा C6H807, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बंगाल बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोधी गीत था, जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गण के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं तो आप इसे ध्यान से पढ़ना और ट्राई करना हर क्वेश्चन को याद रखने के लिए, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन है काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य, एक सदी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है। देखो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट हुआ था, चाहे करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका ये है। करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको 6 महीने का करंट अफेयर आपको ध्यान में होना चाहिए, जो पीपीसी टीआरई फॉर में पूछे जा सकते हैं। तो मैं इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा, 6 महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी हम कवर करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिमल पटेल। जो आपके ट्रैंगुलर, ठीक है, जो आपके ट्रैंगुलर सर्किल में बना हुआ है आपका इस बार का जो संसद भवन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 76 कांस फिल्म महोत्सव 2023 में निम्नलिखित में कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी। अगर आप फिल्म के शौकीन हो तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नितेश पांडे की जो खाकी वेब सीरीज आई थी वो भी आपकी कौन सी फिल्म में शामिल हुई थी, और आपका अनुराग कश्यप की, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके जियो पॉलिटिक्स से है। आपको बताना है कि
अजाली आशुमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है। वो अफ्रीकी संघ किस राष्ट्रपति के हैं? आपको पता होगा कि 2023 में इंडिया में होस्ट किया गया था G20 का सम्मेलन, जिसमें अफ्रीकी संघ नया आपका उस G20 का हिस्सा बना था। तो वो राज्य कौन सा है, किस देश के राष्ट्रपति थे, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसके नाम है कोमोरोस। ठीक है, कोमोरोस एक देश है जो उसके राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 10 नवंबर, 10 सितंबर, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिवस या प्रति वर्ष पूछे तो सबसे पहले दो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते। एक ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, एक से अधिक, क्योंकि कोई भी वर्ष, कोई भी दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, तो एक से अधिक होने के चांसेस कभी हो नहीं सकता। इनमें से कोई नहीं हो सकता है, या फिर आपके तीन ऑप्शन, मतलब चार ऑप्शन वैलिड होते हैं, एक ऑप्शन कभी भी आपका नहीं हो सकता है। तो ऐसे ऑप्शन जब आपको पता ना हो तो ऑप्शन डी को तो आप स्किप ही कर दो, चार ऑप्शन में आप तुक्का लगा सकते हो, लेकिन इनमें से कोई नहीं होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो अब तीन ऑप्शन में से ही तुक्का लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो याद रखिएगा, 10 दिसंबर ऐसा दिन होता है जो हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं हर साल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखो, एक बार और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका ये पेपर हुआ था 2023 में हुआ था। ठीक है, किस महीने में? 12 महीने में, मतलब दिसंबर का ही पेपर था। दिसंबर का महीना था और उसी टाइम आपका पेपर हुआ था। और एक बात आप यहाँ नोटिस करते हो तो दिसंबर मतलब जिस महीने में पेपर होता है, मान लो किसी भी महीने में पेपर हो, जैसे कि उम्मीद है इस बार यूपीएससी तैयारी 4 मार्च में होगा, मार्च या अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा, तो उस महीने का जितने भी दिवस होते हैं, मतलब मार्च के महीने में जितने भी आपके दिवस होते हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसे आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा बीपीएससी तैयारी 2 हुआ था वो दिसंबर में हुआ था, और क्वेश्चन यहाँ से सेम पूछ भी लिया गया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। मतलब जिस टाइम आपका पेपर होता है उस महीने में जितनी भी आपकी कुछ एक्टिविटी हुई हो, कोई भी आपका फंक्शन होता है, उसे आपको याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आपका निकल के आता है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो क्वेश्चन 51 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा, INA के संस्थापक माने जाते हैं मोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर बी। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, तो मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आज का वीडियो काफी लंबा होने वाला है, थोड़ा सा आप पैसेंस रखना और ट्राई करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। इसका फायदा आपको एग्जाम में दिखेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। आदिवासी आंदोलन से संबंधित है आपके ताना भगत। किस राज्य में रक्षाबंधन को ब्रिज सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और फिर अभी बहुत काफी चर्चा में भी है। याद रखना, अपना बिहार। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार अपना ऐसा राज्य है जो रक्षाबंधन को ब्रिज सुरक्षा दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटका, गुजरात, उत्तराखंड, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा एक से अधिक होगा, क्योंकि बहुत जगह ऐसे राज्य हैं जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों को कितनी प्रजाति पाई जाती है? ऑप्शन देखिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन है, खनिज निम्नलिखित में किस चट्टान के स्तर पर जमा होता है? तो याद रखिएगा कि जो आपका खनिज होते हैं किस चट्टान पर जमा होते हैं, तो अवसादी चट्टान पे आपके जमा हुआ करते हैं खनिज। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है?
दलहन, ज्वार, बाजरा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, दलहन आपका फलीदार फसल है। निम्नलिखित में कौन से दो चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सिलचर और पोरबंदर। अगला क्वेश्चन है स्टिलक्राइट एवं स्टिलग्रामाइट की स्थलाकृतियां किससे बनती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल द्वारा। अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? तो क्वेश्चन काफी आसान है। 22 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? अगला क्वेश्चन है भारत का स्थलकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भारतीय सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर सावरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, संताल विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किसका विद्रोह का उल्लेख है? अगर आपने इनके उपन्यास पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, उसमें सन्यासी का विद्रोह देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों को रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार आपको पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो पहली बार स्वदेशी अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार बंगाल के विभाजन के टाइम पे किया गया था, जो मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष आपके थे चित्तरंजन दास। ठीक है, कब थे? तो 1922 में। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे कब थे आपको डेट पूछ ले, तो 1922 आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई करी थी? देखो, कभी भी आपके एग्जाम में पूछ ले किसानों से लेकर, अगर आपको कुछ आइडिया ना हो तो एक ऑप्शन अगर देखे आपको स्वामी विद्यानंद, तो आप आंसर इनके साथ लगा देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसानों को लेकर अगुवाई करने वाले स्वामी विद्यानंद थे, जो उनके लिए आवाज उठाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेविड हेयर। इनमें से किसने कहा कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं शांति के साथ इससे मरने में सहयोग दे सकूं? पहला ऑप्शन है डफरिन, मिंटो, क्वेर्जन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ये लाइन कर्जन ने कही थी, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपका मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन बनता है डांस का, कि रस, भाव एवं व्यंजना से युक्त प्रदर्शन को क्या कहते हैं? यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में, और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बीपीएससी में नौकरी लेने के लिए। क्वेश्चन 71 का राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। यहाँ से हमें अभी 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। थोड़ा सा लंबा सफर है, तो बस पानी पीते रहो, कुछ खाते पीते रहो। तो
क्वेश्चन 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नृत्य। अगला क्वेश्चन है, नृत्य में हाथों की विशिष्ट बनावटों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हस्त संचालन, मुद्रा, अंगिक अभिनय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जब डांसों में जब आप हाथों से कुछ बनाते हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मुद्रा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी बोल को 3 बार दोहराने को क्या कहते हैं? मैंने कई बार अपने क्लासेस में आपको इस क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में बताया हुआ है। किसी भी बोल को जब हम 3 बार उसको दोहराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे याद रखिएगा, बहुत का आंसर बी आता है, बी नहीं होगा, इसे कहते हैं चक्रधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कलका एवं विद्याधीन महाराज किस घराने के नर्तक थे? काफी आसान क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा कि दोनों आपके लखनऊ घराने के बिलोंग करते थे। कथक नृत्य पर सबसे अधिक प्रभाव किस कला पर पड़ा? किस काल पर पड़ा? काल पे पूछा गया है। वैदिक काल, रामायण, मुगल काल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है कथक डांस के बारे में। तो याद रखिएगा, अगर आपने मैंने यूट्यूब पे कुछ दिन पहले ही कथक को लेकर काफ़ी डिटेल में थ्योरी का पोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है, उससे क्वेश्चन भी कराया हुआ है, उसमें मैंने बताया भी था कथक को डांस को लेकर मुगल काल पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जाकर आप वीडियो को देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस बोल को ताल लय के साथ पढ़ने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं परंट करना, ऑप्शन नंबर बी। भगवती उमा के द्वारा सुकोमल श्रृंगारिक नृत्य को क्या कहते हैं? तांडव, मोहिनीअट्टम, लास्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं लास्य। ठीक है, तांडव तो ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि तांडव आपके पुरुष के लिए होता है। मोहिनीअट्टम, ठीक है, आपके कोई चांसेस नहीं है। एक ही ऑप्शन दिखता है जिसमें आपको यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, सुकोमल। कोमल वर्ड देखते ही आप इसका आंसर सी लगा सकते थे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य में पैरों की भाषा को क्या कहते हैं? तत्कार, तिहाई, लड़ी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। भाटखंडे पलुस्कर पद्धतियाँ क्या है? नृत्य गुरु, ताल पद्धति, घराने, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा भाटखंडे पलुस्कर जो पद्धति है वो ताल पद्धति के बारे में जिक्र करता है। तो इसमें तो बिना टाइम वेस्ट के आप ऑप्शन बी के साथ जा ही सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सुल ताल कितनी मात्राओं की ताल है? मैंने अभी जस्ट ये टॉपिक खत्म किया है, एक ताल और सुल ताल। मैंने उसमें बताया भी है सुल ताल में कितनी मात्रा, कितने विभाग होते हैं, कितने खाली ताल होते हैं, हर चीज़ मैंने डिटेल में बताया हुआ है, उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसमें टोटल आपकी 10 मात्रा होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गाकर भाव बताना किस घराने की विशेषता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ घराना। पखावाज के जोरदार बोलों को क्या कहते हैं? टुकड़ा, परमेलु, परन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परन। नाट्य शास्त्र के अनुसार अंगारों की संख्या कितनी होती है? 32, 108, 10, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। टोटल आपकी 32 अंगारों की संख्या होती है नाट्य शास्त्र के अनुसार, इसे याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सा रे ग म प ध न क्या है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट के आप बता सकते हो कि एक तरह का ये स्वर है। कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। भाटखंडे पद्धति में सम के स्थान के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मल्टीपल टाइम मैंने आपको बताया हुआ है कि भाटखंडे पद्धति में सम के लिए हम प्लस चीज साइन का यूज करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका एक्स होगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स
जो होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपके बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया था। जो ऑफिशियल आंसर माना गया था वही मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर खाली के लिए पूछा होता तो हम जीरो का यूज करते हैं। विष्णु दिगंबर पद्धति में खाली के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है? तो मैंने आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया विष्णु दिगंबर को पद्धति के यूज करने के लिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर भाटखंडे था, यहाँ पर विष्णु दिगंबर पद्धति में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ठीक हो जाएगा प्लस। गूंदे हुए आटे का प्रयोग किस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा जो पका हुआ जो होता है उसके बाएं भाग में आटा हुआ गूंथा हुआ आटा उसका प्रयोग किया जाता है आपके पका हुआ के बाएं भाग में। पटाखा हस्त मुद्रा में जब अनामिका उंगली को झुका देते हैं तो कौन सी मुद्रा बनती है? तो इसके बारे में जस्ट मैंने आपको बताया था। जब आपकी अनामिका जो उंगली होती है जब उसे आप झुका देते हो, आप अपने हाथ में बना सकते हो। जो आपकी अनामिका उंगली है जब उसे आप झुकाओगे तब जाकर आपका टिपटाका मुद्रा बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भरतनाट्यम नृत्य के प्रदर्शन क्रम में सर्वप्रथम क्या किया जाता है? अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो इसका आंसर मैंने उस पर काफ़ी डिटेल में बताया भी है कि जब आप किसी भी भरतनाट्यम डांस हो उस जब आप क्रम से स्टार्ट करते हो सबसे पहले आपको आरंभ करना होता है और आरंभ के लिए हम आला रिपो का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। किस हस्त मुद्रा का प्रयोग आशीर्वाद देने या झंडा दिखाने के लिए किया जाता है? ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराया हुआ है। आजकल के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। और इसलिए मैंने कहा था आपसे बार बार कि जो आपके यूट्यूब पे क्लासेस आपको कराए जा रहे हैं उस क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करना। जितने दिन आपके यूट्यूब एग्जाम से पहले जितने भी क्लासेस आएंगे सारे क्लासेस देखना, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटाखा। भरतनाट्यम के किस चरण में घुंघरू को काम दिखाया जाता है? तो क्वेश्चन 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है कला क्षेत्र के संस्थापक कौन है? बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी, सी रवि चंद्रशेखर, एक सदीक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कला क्षेत्र के बारे में अगर आपने रुक्मणी देवी और रुडेल के बारे में जब इनकी जीवनी पढ़ोगे जो मैंने यूट्यूब पे पकी नोट्स के अंदर भी मैंने आपको दिए हुए हैं उसमें कला क्षेत्र के संस्थापक रुक्मणी देवी को माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसको नृत्य सुमंगली कहा जाता है? देवदासी को, महारी को, नर्तकी को, एक सदी या इनमें से कोई नहीं। बाकी अभी तक बहुत लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप चाहते हो सेम बीपीएससी टीआरई 2 की तरह टीआरई 1 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए, क्योंकि हमने टीआरई 3 का प्रैक्टिस कर लिया हुआ है। टीआरई 1 का बहुत जल्द आपको यूट्यूब पे होगा। डिपेंड करता है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो। चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वीडियो को सबको लाइक होना चाहिए जितने वीडियो आप देख रहे हो, जिससे हमें लगे कि आपको वीडियो चाहिए और साथ में क्या सजेशन है वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए देवदासी। पंचम सवारी कितनी मात्राओं की ताल होती है? 16, 14, 15, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पंचम सवारी टोटल आपकी 15 मात्राओं की ताल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। सी राइट आंसर होगा टोटल 15। रूपक ताल में खाली किस मात्रा पर पड़ती है? तो मैंने आपको बताया हुआ है जो रूपक ताल है खाली मात्रा आपकी फर्स्ट पर पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। लोक नृत्य में किस ताल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा करावत ताल। ये देखो ये सारे क्वेश्चन आपके म्यूजिक से बनते हैं जो आपके डांस में
क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे कराए हुए हैं, जो हमारे म्यूजिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं डांस में, उस पर भी मैंने टॉप 200 क्वेश्चन यूट्यूब पे डाला हुआ है, जाकर आप उसे देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस राग में त्रिव माध्यम का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है बिलावल, भैरवी, यमन, एकसदी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमन। अगला क्वेश्चन, अभिनय के कितने भेद होते हैं? तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अभिनय के टोटल आपके 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। वस्त्रभूषण का प्रयोग किस अभिनय के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन सात्विक, आंगिक, आर्य, एकसदिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नृत्य के बोलों के साथ इंस्ट्रूमेंट, पंक्तियां, प्रकृति के विभिन्न ध्वनियों को मिलाकर नाचा जाए तो उसे कौन सा टुकड़ा कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, परमेलू। ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आपका टॉप 100 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है और हमें 50 क्वेश्चन करने हैं डांस के। तो बस आप लोग अपना प्यार, अपना वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलते रहे सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, रज के कितने भेद होते हैं? 7, 9, 11, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया होगा, टोटल इसके 9 भेद होते हैं रस के। आपको याद भी होंगे, मैंने याद भी कराए थे कई बार, हर बार मैं आपको मेंशन भी करते रहता हूँ, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है कि रस की उत्पत्ति किससे होती है? विभाव से, भाव से, अनुभव से, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा, रस की उत्पत्ति आपके एक्सप्रेशन से होती है, आपके इमोशंस होती है, आपके भाव से होती है। गाना गाते समय चढ़ते और उतरते स्वर को क्या कहते हैं? जब आप गाना गाते हो, जब अपने टोन को अप एंड डाउन करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। अगर आप गाने के शौकीन हो तो आपको पता होगा कि उसे हम कहते हैं सप्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, उसे हम कहते हैं आपका आरोह और अवरोह। ठीक है, मतलब जो आरोह होता है ऊपर और अवरोह होता है नीचे उतरते समय। थोड़ा सा ध्यान हटेगा, आप सेम गलती कर दोगे, इसलिए ध्यान आपके क्वेश्चन पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, केरल का पुरुष प्रधान शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, एकसदी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया पुरुष प्रधान। तो पुरुष प्रधान आपके शास्त्रीय डांस होता है कथकली। ऑप्शन नंबर बी। वसंत रस और कुंज रस किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, एकसदी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बसंत रस हो चाहे आपका कुंज रस, ये दोनों आपके कुचिपुड़ी शास्त्रीय डांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा, मणिपुरी। ठीक है, बी नहीं होगा, ए होगा मणिपुरी। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, मणिपुरी, ध्यान में रखना। वजीद अली शाह और महाराज चक्रधर सिंह किस शास्त्रीय डांस से संबंधित है? छऊ नृत्य, कथक, मणिपुरी, एकसदी या इनमें से कोई नहीं। अगर आप नाम देख रहे हो वजीद अली शाह, तो आपको याद होना चाहिए, ये तो लखनऊ घराने के बिलोंग करते हैं और लखनऊ घराना कथक नृत्य को संबंधित करता है शास्त्रीय डांस से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। किस शास्त्रीय डांस में मुख का रंग हरा, काला, लाल पात्र के अनुसार किया जाता है? अगर आपने शास्त्रीय डांस में डांस करते हुए अपने कलर्ड कौन से ज़्यादा फेस पे लगाते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, तो वो है आपका कथकली, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीत के समय की गति को क्या कहते हैं? आपके पेपर में संगीत से क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, मैंने टॉप 200 क्वेश्चन आपको संगीत से कराए भी हैं डांस में, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो उस वीडियो को आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पे टॉप 200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। पंडित दुर्गालाल जी का संबंध किस डांस शैली से है? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, एकसदी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पंडित दुर्गालाल आपके कथक शास्त्रीय डांस से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका
राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संगीत में समय की गति को नापने का पैमाना क्या होता है? पहला ऑप्शन ताल, लय, मात्रा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, संगीत में अगर समय की गति को मापना है तो उसके लिए आपको ताल की पैमाना होता है उसे मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। त्रिवर ताल कितनी मात्राओं की ताल होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। त्रिवर ताल टोटल 7 मात्राओं की ताल होती है। ऑप्शन नंबर ए। 14 मात्रा की कौन सी ताल है? देखो, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने और आपको यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो मात्रा से लेकर, आपके एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद होगा। और यहाँ से 7-8 क्वेश्चन आपको सिर्फ मात्रा से देखने को मिलता है, जो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाए भी हैं। और इस पे आने वाले वीडियो फिर से इस टॉपिक पर देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। दमाड़ ताल में टोटल 14 मात्रा की ताल होती है। वाचिक अभिनय का प्रयोग सबसे अधिक किसमें होती है? तो याद रखिएगा, वाचिक अभिनय का सबसे ज्यादा प्रयोग आपके नाट्य में होता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्वेश्चन में अभिनय का प्रयोग करना है। अभिनय कहाँ होता है? एक्टिंग में होता है, नाटक में होता है। तो नाट्य जो होता है नाटक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग, प्रत्यंग एवं उपांगों के विभिन्न प्रकार के संचालन से किए जाने वाला अभिनय क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं अंगिक अभिनय। अगला क्वेश्चन, सिर संचालन के कितने प्रकार हैं? 8, 9, 4, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रख सकते हैं, सिर संचालन के टोटल आपके 9 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इस टॉपिक को हम बहुत जल्द यूट्यूब पर कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, न अधिक ऊंचा न अधिक नीचा मध्य स्थिति सिर को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन, स्वर कितने होते हैं? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, टोटल स्वर आपके 7 होते हैं, आपको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, गोलाई में घूमते हुए सिर को क्या कहते हैं? जब आप सर्किल करते हो, जो आप घूमते हो गोलाई में, जो आपका सिर होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आलोकित। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? सप्तक, अंतरा, श्रुति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं सप्तक। जो आप स्वरों के साथ रहने के स्थान को क्या कहते हैं? तो सप्तक कहते हैं, जो आपके 7 स्वरों का होता है। अगला क्वेश्चन है, षड्ज, ऋषभ और गंधार क्या है? क्या ये स्वर है, सप्तक है, वर्ण है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, षड्ज, ऋषभ और गंधार तीनों आपका स्वर है। ऑप्शन नंबर ए। सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, सप्तक टोटल आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित रखती हैं? ऑलरेडी हमने 2 टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाए रखे हैं, साथ में थ्योरी का भी मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है, जाकर इनके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो दोनों किस डांस से संबंधित है, आपको एग्जाम में ये बताना इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, दोनों कथक और भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लाई थी भरतनाट्यम, सितारा देवी आपके कथक से संबंधित थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अभिनय दर्पण के अनुसार घुंघरू को किस रंग से डोरी में पिरोना चाहिए? सफेद, नीली, काली, एक से अधिक या आपके कोई नहीं। तो जो आपकी घुंघरू होती है उसको नीली रंग में पिरोना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। कथक नृत्य में अंगराखा का प्रयोग किस काल में हुआ था? मुगल काल, ब्रिटिश काल, आधुनिक काल, एक सदी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया था कथक नृत्य में अंगरखा मुगल काल, अब मुगल काल काफी प्रचलित हुआ आपके कथक डांस में, इसलिए इसका क्वेश्चन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
श्रव्य, दृश्य और रस अनुभूति सभी का एक साथ आनंद किसमें उठाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, अगर सभी का आनंद आपको उठाना है तो एक ही चीज़ है आपका डांस, जहाँ पर आपको हर चीज़ आपको मिल जाएगा, चाहे आपका श्रव्य हो, चाहे दृश्य हो, चाहे रस हो, चाहे संगीत हो, हर चीज़ इसमें सम्मिलित है आपके डांस में, जो कि राइट आंसर होगा सी। भानु जी किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? लखनऊ, जयपुर, बनारस, एक सदी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, आपके भानु जी जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा बी। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? उत्साह, अद्भुत, भय, एक सटीक या इनमें से कोई नहीं? आपको नाम से पता चल रहा होगा वीर, जो कि उत्साह को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए। किन नर्तकों की जोड़ी देव परी के नाम से जानी जाती है? अगर आपने थोड़ा बहुत भी डांस डिटेल में पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता पाओगे कि जो हनुमान और हरिहर प्रसाद थे उनकी जोड़ी देव परी के नाम से जानी गई, जो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट भी है, नीट जीआरई में क्वेश्चन यहाँ से बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस घराने के जन्मदाता ईश्वरी प्रसाद जी के माना जाता है? मैंने कुछ दिन पहले आपको लखनऊ घराने का इतिहास मैंने पढ़ाया था कि कैसे लखनऊ घराना का विस्तार हुआ, कौन कौन ईश्वरी प्रसाद की वंशज हैं, कैसे आपके अभी तक उनका घराना चलते आया है। पूरा इतिहास मैंने लखनऊ घराने से आपको यूट्यूब पर कराया हुआ है, थ्योरी के माध्यम से। उस वीडियो को जाकर आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से अगर आपने पूरे डिटेल में पढ़ लिया तो आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आप एग्जाम में जरूर फंस जाएंगे। तो उस वीडियो को जरूर मिस आउट मत करना, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी लखनऊ घराने के नाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। वाजिद अली शाह के नृत्य गुरु कौन थे? विंदा दिन, कालका प्रसाद, ठाकुर प्रसाद जी, एक सतीक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ठाकुर प्रसाद जी इनके गुरु थे, वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर सी। बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था? इतना आसान, लेकिन फिर भी बहुत लोग आंसर गलत करते हैं। बिरजू महाराज के पिताजी का नाम अक्शन महाराज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बनारस घराने को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जो बनारस घराना है उसे हम किस नाम से और जानते हैं, आपको ये बताना है। मैंने कई बार बताया भी है, इसके हमें जानकी प्रसाद घराना के नाम से भी इसे हम जाना करते हैं। विलंबित लय में लक्ष्मण परन किस घराने की विशेषता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जयपुर घराना। अगला क्वेश्चन, आपको एक राग दिया गया है, आपको बताना है कि जो आरोह है किस राग का है। बिहाग, तिलंग, खमाज, एक सदी या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, ये जो राग है ये बिहाग है। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन को मॉडरेट करते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्वेश्चन काफी आसान है, आप बता सकते हो कि कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय डांस है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि किस नृत्य का प्राचीन नाम दासी अत्तम है? तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया होगा। क्वेश्चन 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, भरतनाट्यम। थोड़ा सा वीडियो फास्ट करना पड़ेगा, मेरा बुलावट आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, नारायण तीर्थ के लिखे तरगम के पद किस नृत्य के प्रचलित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कुचिपुड़ी। मेरा वीडियो ना बनाने का पीछे रीजन यही होता है, लंबा वीडियो जब बनता है मेरा काम बहुत ज़्यादा आ जाता है। मुस्लिम सभ्यता का प्रभाव सर्वाधिक किस घराने पर पड़ा? तो याद रखिएगा, मुस्लिम सभ्यता का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको लखनऊ घराने में देखने को मिलता है। खमाज राग में कौन सा स्वर कोमल होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, नी। हर एक टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। किस राग में ऋषभ और धेवत स्वर वर्ज्य होते हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राग तिलंग। किस राग में गंधार और निषाद स्वर कोमल तथा बाकी स्वर आपके सूत्र लगते हैं? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राग काफी। लक्ष्मी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 18, 16, 22, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, लक्ष्मी ताल में टोटल आपकी 18 मात्रा होती हैं। ऑप्शन नंबर ए।
परण और चक्रधार परण में क्या समानता है? मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया होगा कि जो आपका परण और जो चक्रधार है, दोनों की पाखावाज के बोलों द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें यही समानता होती है और आपसे समानता ही क्वेश्चन में पूछा गया है। रंगमंच पर अच्छी प्रकाश व्यवस्था की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि दर्शकों में बैठने की सुविधा हो, इसलिए अच्छी प्रकाश व्यवस्था की होना काफ़ी जरूरी होता है। इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में कल्याण ठाट का राग कौन सा है? तो कल्याण ठाट का राग आपसे पूछा गया है, तो आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, इस ऑप्शन में दिया भी नहीं गया, आपसे कल्याण ठाट पूछा गया है। कल्याण ठाट इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ग्रीवा संचालन कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा, ग्रीवा संचालन आपके टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नीचे की ओर देखती हुई दृष्टि क्या कहलाती है? जब आप नीचे देखते हो तब आपकी दृष्टि अवलोकित दृष्टि कहलाती है। अगला क्वेश्चन, भ्रू संचालन कितने भेद होते हैं? याद रखिएगा, भ्रू संचालन के टोटल आपके 7 भेद होते हैं। इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक भौं ऊपर उठाने को क्या कहते हैं? जब आपका एक भौं ऊपर उठता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेचित, जो बहुत लोग उठाते भी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका टोटल 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं, जो आपके बीपीएससी टीआरई 2.0 का 1 से लेकर 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। क्यों किया? इसलिए किया कि हमने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं और आपको एक आइडिया मिल जाए क्वेश्चन का लेवल पैटर्न क्या रहता है, आपको समझ आना चाहिए। बाकी ये वीडियो आपका पब्लिक रहेगा, कोई भी वीडियो देख सकता है। बाकी ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो आपको ज्वाइन फीचर पे जाकर आपको ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हो। उसे आप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो वहाँ पर अनलिमिटेड 5000 से ज़्यादा आपको वीडियो मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, मिक्स वाइज। अगर इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके एग्जाम के लिए एनफ रहेगा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी अगर आप नोट्स लेना चाहते हो मुझसे कंप्लीट 150 मार्क्स का, तो आपको सिर्फ 500 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिल जाता है, कंप्लीट 150 मार्क्स का, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस आपको 3000 से ज़्यादा डांस के क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चे डेली ले चुके हैं, टॉपिक वाइज थ्योरी आंसर, सब कुछ लेने के लिए आप इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी मैं चल रहा हूँ क्योंकि बुलावटा आ चुका है, मुझे जाना है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगा, बोलते बोलते मैं थक भी गया। लाइक और शेयर कर देना।